4 नवंबर से सत्र से ठीक पहले होगा स्पीकर का चुनाव। डिप्टी स्पीकर के पद पर है भाजपा की नजर। जम्मू कश्मीर सरकार करेगी राशन कोटा में बढ़ोतरी। सालाना 12 गैस सिलेंडर के आवंटन पर होगा विचार। दरबार मूव प्रथा को बहाल करने का भी किया गया वादा। बुनियादी सुविधाओं से वंचित रजाड़ा इलाके के लोग। सड़क सुविधा न होने से ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित। चारपाई पर उठाकर मरीज को पहुंचाना पड़ता है अस्पताल। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देखते हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर यूटी का पहला ऐतिहासिक सत्र 4 नवंबर से शुरू होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए और लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी चुनी हुई सरकार मिली है। सरकार का गठन हो चुका है और विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो हो चुका है और शपथ को औपचारिकता भी मुकम्मल करवा दी गई है। अब 4 नवंबर को विधानसभा का सत्र होगा और सत्र से आगाज से ठीक पहले प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। हालांकि भाजपा के पास स्पीकर पद के लिए संख्या बल नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर भाजपा की निगाह जरूर है। हालांकि सरकार पर पहले ही सत्र में यहाँ पर 370 की अगर बात करेंगे तो 370 की वापसी को लेकर प्रस्ताव पारित करने का दबाव है, लेकिन केंद्र से बेहतर रिश्ते बनाने के चलते सरकार जोखिम लेने से परहेज कर सकती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा सत्र जो है वो 4 नवंबर को शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन सत्र से पहले स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे। अभी की अगर बात करेंगे तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुबारक गुल जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, पदभार संभाला हुआ है। लेकिन अभी की बात करेंगे तो बीजेपी की पहली नजर यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के पद पर है, क्योंकि स्पीकर पर पहुंचने के लिए उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन जरूर बीजेपी की नजर जो है वो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के पद पर जरूर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इस बार है। हालांकि सरकार पर पहले ही सत्र में 370 की वापसी को लेकर प्रस्ताव पारित करने का दबाव है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर बात की जाए या फिर अन्य जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर बात की जाए तो लगातार काम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा गया था कि स्टेटहुड जो है वो वापस लाया जाएगा, लेकिन लगातार सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ तालमेल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम जो बिल पास करवाए जाएंगे, जो बिल लाना चाहते हैं वो आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा ही पास किए जाएंगे और ज्यादा पावर्स यहाँ पर एलजी के पास है। तो इस खबर पर विचार विमर्श करने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा तस्वीर कैसी होगी इस विधानसभा सत्र की, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में होगा, किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? बिल्कुल सिर्फ जब काउंटिंग हुई, नतीजे आए, वो भी एक ऐतिहासिक थे और जब सरकार का गठन हुआ वो भी एक ऐतिहासिक था। और पहली मरतबा आप सोचिए कि 5 अगस्त 2019 को जब यूटी बना था जम्मू कश्मीर, उसके बाद पहली मरतबा विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और बड़ी बदलाव ये कि पहली बार ऐसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि आपका अपर हाउस नहीं है, विधान परिषद नहीं है और विधानसभा में ही सत्र होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि 95 मेंबर्स होंगे, 90 तो वो हैं जो जीत करके आए हैं, 5 को मनोनीत किया जाना है, नॉमिनेट किया जाना है, वो भी होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 5 महिलाएं तो यहाँ पर होगी ही होगी, एक सगुन परिवार को छोड़ करके वो क्षति हो जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को भी नेतृत्व जो मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए ऑलमोस्ट तजुर्बाकार हैं। तो ये एक सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की विधानसभा का संरचना हुई है जिसमें मजबूत विपक्ष है, मजबूत विपक्ष होगा तो डेमोक्रेसी जो है अच्छे तरीके से कामकाज कर सकते हैं। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे सरकार के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी। हालांकि सीएम तो बन गए उमर अब्दुल्ला, लेकिन
ज्यादा पावर एलजी के पास है, तो कितना चुनौतीपूर्ण इस सरकार के लिए बड़े चीजों को यहाँ पर पास करवाना होगा? देखिए सिर्फ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको अपने घोषणा पत्र के मुताबिक काम करना है। घोषणा पत्र के मुताबिक काम करना है तो आपने अपने कानों पर, अपने सर पर कांटों का ताज बांध दिया है। क्या पर नारा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से ये कहा जाता है पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद यूटर्न लिया जाता है कि हम पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता। 370 की वापसी की बात की है, क्या 370 वापस हो सकता है? क्या ये सरकार अफोर्ड कर सकती है कि जिन लोगों को पिछली सरकार ने, जिनके ताल्लुकात किसी न किसी तरीके से आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ, उनको निष्कासित किया, टर्मिनेट किया जाए, क्या उनकी वापसी हो सकती है? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और बड़ी ये चुनौती आर्थिक तौर पर जम्मू कश्मीर खड़ा कहाँ है, इस सरकार को ये भी सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राशन डबल कर देंगे, सिलेंडर 12 देंगे, कैसे संभव है? आपकी सैलरी कंपोनेंट भी दिल्ली से आता है। मुझे लगता है अभिजीत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल, भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसोटिया भी हमारे साथ है। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। अभिजीत जी, आपने सरकार बनाने के सपने देखे थे, आप सरकार नहीं बना पाए, लेकिन विपक्ष इस बार काफी स्ट्रांग है। 29 सीट्स के साथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो बैठेंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल निभाती नजर आएगी इस बार? देखिए, जो सवाल आपने पूछा इसके संदर्भ में अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे लगता है कि वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी वो भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। और अगर आप सभी वोटों का आंकड़ा अगर आप देखते हैं और इसी तरह से इसके ऊपर अगर गौर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं। लेकिन 51-52 की असेंबली से लेकर आज तक जो भेदभाव जम्मू के साथ खासकर किया गया कि अपना ज्यादा एरिया होने के बावजूद जो भौगोलिक परिस्थिति भी जो थी वो भी चैलेंजिंग जम्मू की ज्यादा थी, जहाँ पर पहाड़ी इलाका भी ज्यादा था, उसके बावजूद जम्मू को जो है जम्मू से ज्यादा कश्मीर को 1.5 दर्जन सीटें दी थी। वो चलते चलते आज तक यहाँ पर आया, तो इसी कारण जो है मुझे लगता है कि 1.5 लाख ज्यादा वोट लेने के बाद भी जो है आज अपोजिशन में बैठ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक अच्छी अपोजिशन की तरह एक ऐसी अपोजिशन जो चाहेगी कि जिस काम को पिछले 5-6 सालों में जहाँ पर लाकर खड़ा किया गया कि 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, G20 जैसे इवेंट हुए हैं, बम गोली बारूद का जो खौफ था वो 70% तक कम हुआ है, और सबका साथ सबका विकास के चलते जितनी तरक्की जम्मू की हुई उतनी कश्मीर की हुई। बिल्कुल, मुझे लगता है इन सब का जो जहाँ पर लाके जम्मू कश्मीर को रखा गया उसी को आगे लेकर जाए, तो उसके लिए हम इस सरकार को भी शुभकामनाएं देंगे। अभिजीत जी, यहाँ पर एलजी के पास ज्यादा पावर्स है, उमर अब्दुल्ला सीएम बन चुके हैं, लेकिन आज भी इन पावर्स ज्यादातर एलजी के पास है। एलजी की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार जो है वो भाजपा की है, तो कितना फायदा बीजेपी को यहाँ पर विधानसभा में हो सकता है? एक सवाल मैं भी अभिजीत जी से लूंगा। बिल्कुल, ये आंकड़ों का खेल है अभिजीत जी, जेल को बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है। 1,26,000 वोट आपने ज्यादा लिए हैं, लेकिन फिर भी ये आंकड़ों का खेल होता है। वाजपेयी जी ने 1 वोट से अपनी सरकार गंवाई थी, आपको याद होगा। सैफुद्दीन सोज ने वोट कास्ट नहीं किया था। आंकड़े तो एमपी के पास है। देखिए विनोद जी, आंकड़ों का खेल ऐसा है कि आंकड़ों का खेल तो खेला जाए 51-52 से लेकर, अगर हमारे पार्टी के पीछे भी तो उस समय वहां रहा होता, हम नहीं कहते कम से कम इंसाफ करते, लेकिन नाइंसाफी तो ना होती तो आंकड़े आज कुछ और होते। और अगर आंकड़ों की जरा बात करते हैं तो ये सब चीजें मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ, आंकड़े जिसके ऊपर सेटल किया जाता है वो पॉपुलेशन फैक्टर होता है, भौगोलिक परिस्थिति आपकी फैक्टर होती है, जितनी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चैलेंजिंग है वो होती है। और आंकड़ों की बात आती है तो अगर आपको 96 या 97 में अगर आपको याद हो, एक तरफ गुरेज बनी थी और दूसरी तरफ बनी थी। गुरेज में कल से 8 या 9,000 वोट थे और जो बनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें 28,000 वोट थे। खैर ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है विनोद जी, इसमें जब मैं बात करूंगा तो आंकड़े बेचारे खुद भी शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात आती है अभी की चीज, ठीक है, इनके पास अगर है इन चीज को अच्छी तरह से अपनी चीजों को लेकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक आपकी जो साथ में जो जर्नलिस्ट पूछ रही है हमारे से शर्मा मैडम, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि एलजी जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट, जैसे कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, और एलजी के लिए जो होता है सभी के सभी
पार्टी एक बराबर होती हैं। तो इस तरह से कहना कि किसी के पास पावर ज्यादा है किसी के पास पावर कम, ऐसा नहीं होता। अगर पावर ज्यादा कम की बात है तो आप, मेरे को लगता है पिछले 50-60 साल से तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी उसकी सहयोगी पार्टी जो केंद्र में बैठी थी उनके पास काफी ज्यादा पावर थी। तो उन पावर का कितना इस्तेमाल हुआ आज तक, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला आज तक, उसका भी तो आंकड़ा लगाने की जरूरत है ना। आप ये समझिए कि अगर आप उसी 60-70 के दशक की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट थी जिसको सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दिया गया था। कश्मीर के लोगों को पता होगा HFC की फैक्ट्री हुआ करती थी, इसमें हजारों लोग नौकरियां दिया करते थे। इसके अलावा रोगन टर्पेंटाइन फैक्ट्री, कश्मीर विल्लो फैक्ट्री हुआ करती थी, सिल्क की फैक्ट्री, कितनी सारी फैक्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया सारे का सारा। आज उनके के पास सिल्क की फैक्ट्री नजर नहीं आती। तो पावर की या कहें केंद्र ने कभी अपना साथ ना दिया, ऐसा कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उसका खजाने पूरे खोल के रखे जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन आपकी नीयत और नीति अच्छी होनी चाहिए और हम तो यही शुभकामनाएं देंगे कि आप अच्छी नीयत से नेक नीति से काम करें और कम से कम जिस तरह से पहले आप लोग एक आंख से देखते थे वैसे एक आंख से ना देखें, हमारी तरह दोनों आंखों से देखें। खैर अगर एक आंख से देखेंगे तो लक्ष्य विधायक हमारे हैं और हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, दूसरी आंख हमें खोलना अच्छी तरह से आती है। बिल्कुल। अभिजीत जी, क्या राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा? क्योंकि अमित शाह ने ऑलरेडी पार्लियामेंट सेशन में कह दिया था कि 370 अब इतिहास है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जरूर वापस मिलेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वापस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी? देखिए, फिर ये बात आती है कि डिसीजन जो है बिल्कुल पहले माननीय अमित शाह साहब ने भी कहा हुआ है, जो बिल्कुल सही बात आपके सामने है। लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व इट ऑल्सो। और उसमें एक बात जरूर आनी चाहिए कि जिस तरह की आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है। और हम अगर कम से कम अगर आज हम जिस तरह से जहाँ पर तरक्की हुई है पहली वैसी होनी चाहिए। बाकी राज्य का दर्जा तो मिलना तय है, वो मिलेगा, आज जब भी मिलेगा वो जरूर मिलेगा। अभिजीत जी, जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था असेंबली इलेक्शन का, और इलेक्शन के दौरान भी उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी कुछ इस तरीके की थी, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विपरीत बोला करते थे। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बनाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या कुछ सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े बिल लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल चलना और पैरेलल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है कि जहाँ कहीं पर भी कोई स्टेट हो या यूटी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है, ये मायने रखता है। हमारे लिए देश का प्रथम होता है, देश हित में अगर कोई भी काम कर रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। लेकिन कोई ऑटोनॉमी की बात करेगा, कोई कहेगा कि जो अंदर कैदी या जो अंदर कसूरवार लोग जो अंदर किए हुए हैं उनको छोड़ देंगे, या कोई बात कहेगा PSA को रिपील की दे। तो जो चीजें देश के विरोध है उनके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि हमारी जब सरकार हुआ करती थी PDP के साथ, तो PDP ने क्या किया था, सिर्फ हमारे तिरंगे का अपमान किया था और दूसरे दिन हमने सरकार छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वप्रथम होता है। तो देश हित में अगर कुछ काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी शाना बचाना कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े। लेकिन देश के विरोध में अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप ये लेकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों पर कभी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आंकड़े या नतीजे आपकी सोच के विपरीत आए हैं। शायद यही कारण है कि वो 5 जो नॉमिनेशन होनी थी वो लिंगरान होती जा रही। अगर थोड़ा सा आजू बाजू में आंकड़े होते तो आप गेम कर गए थे, खेला कर गए थे। विनोद जी, मैं आज भी ये समझता हूँ कि आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की फेवर में। मैं आज भी ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1,26,000 करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोट है। मैं आज किसी चीज को लेकर अपने मन में चलता हूँ। बाकी आंकड़े हैं आज भी तो कल जब भी पूरी तरह से दोनों जम्मू कश्मीर के हितों के साथ इंसाफ होगा तो आंकड़े भी बदल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका और अभिजीत जी आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि विधानसभा सत्र जो है वो 4 नवंबर को होने वाला है और तमाम चीजें साफ है। उससे पहले यहाँ पर स्पीकर के पद की नियुक्ति होगी। अभी की बात करेंगे तो मुबारक गुल जो है वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अभी जम्मू कश्मीर के विधानसभा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगली खबर, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने मंगलवार को कहा कि सरकार के प्रति परिवार राशन कोटा दुगना करने पर विचार कर रही है और जल्द ही अच्छी खबर साझा की जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि जल्द ही सालाना 12 गैस का सिलेंडर का आवंटन एक वास्तविकता बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, अभी तो हमने वोट लिए कल। तो जब ऐसी कोई बात कुछ होगी
तो स्टेटहुड तो हमारा एक मुद्दा है जनाब, हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो, कोई एहसान तो करना नहीं किसी ने। और मुझे लगता है बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार, आई एश्योर यू दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वंडरफुल गवर्नमेंट यू हैव एवर सीन, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। इतना बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हाल फिलहाल में आपको ना मिलेगा ना मिला होगा, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ वेरी क्लियर। उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स रिजल्ट, एग्जीक्यूशन। वो बहुत क्लियर आदमी है। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी को जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नहीं तो आपको पता नहीं है यहाँ पर अलग पार्टी में कहीं रिवाज कुछ और है, मंत्री कौन बनते हैं कैसे बनते हैं, तो अच्छे नटने दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम पूरी 24 घंटे काम करेंगे, जो कमियां होंगी वो आपने हमारी मदद करनी है। आ फोर्थ पिलर लाइक ए फैमिली, लाइक ए टीम, हमने आपने अफसरों ने ये काम करना है। तो चलिए अब अगली खबर की बात करेंगे। जो तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे इस सिरनकोट से दिखाएंगे, जहां पर की राजवाड़ा इलाके की, जहां अभी भी लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क सुविधा न होने के कारण लोगों को बीमार जो लोग हैं वहां पर उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ता है। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने आधुनिक दौर में भी यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी अभी सरकार का चयन हुआ है, तमाम जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर पहुंचते होंगे, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी आवाज सुनने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। और कई सालों से लोगों की मांग है कि सड़क को बनाया जाए, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक हमारे संवाददाता सिरनकोट से ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। आकाश, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें साफ ये बयान करती हैं कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, चारपाई पर उठाकर पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ रहा है, और क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ, आज भी ये लोग जो है 1947 की जिंदगी जी रहे। जिस तरीके से इन लोगों से जब बात हुई तो उनका साफ लफ्जों में कहना है कि सिरनकोट से लेकर हारी तक जो हमें गाड़ी मिलती है, और हारी से लेकर जो है रजारा तक आगे गाड़ी का कोई भी इंतजाम नहीं है। लेकिन पहले यहाँ पर ट्रैक्टर रोड जरूर थी, आज जो ये ट्रैक्टर रोड भी जो है दोबारा से बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से कई सारे मरीज, जब हम इतने दूर से यहाँ इस चारपाई पर उठा के रहते हैं, रास्ते में कई सारे लोगों की मौत भी वाक़या हो चुकी है। उसके साथ साथ कई महिला जो डिलीवरी केस होता है, अगर देर रात को कोई इस तरह की परेशानी होती है तो सिरनकोट लाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार पिछले 4 या 5 दिन पहले जिस तरीके से सरकार बनी है, उन्होंने सरकार से अपील किया कि इस तरह की सड़कें जो है दूर दराज इलाकों में जहाँ पे नहीं है उसको जो है तामीर किया जाएगी। आकाश, जो यहाँ पर पहले से सरकार थी या फिर जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, पंची थे, सरपंच थे, क्या उन्होंने इस मुद्दे को आगे तक पहुँचाने की कोशिश की है? क्योंकि काफी सालों से लोगों की एक ही मांग है, यहाँ पर सड़कें बनाई जाएं। जी सिंपल, उस हवाले से बताऊं कि ये रोड जो है पिछले 5 या 6 साल पहले ट्रैक्टर रोड की तरह बनी थी, लेकिन आज वो भी बंद हो चुकी है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि आज भी हम 1947 की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार की आपने बात की, जो पिछली सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नाबार्ड की काफी सारी रोडें पूरे पीर पंजाल के इलाकों में आई, लेकिन इसको क्यों जो है नजरअंदाज किया गया। और मौजूदा जो लोग थे जिन्हें आज हमसे बात की, उन्हें साफ लफ्जों में कहना है कि मौजूदा सरकार जो आई है उनने मांग की है कि फौरी जो है इस तरह का काम शुरू किया जाए। ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक सिरनकोट के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की तस्वीरों में आपने देखा कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। चारपाई पर उठाकर जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं, जो बीमार लोग हैं, उन्हें अस्पताल तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसी बीच अब कश्मीर घाटी से खबर अगली है, जहाँ पर कुपवाड़ा के बटपोरा हयामा में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग अन्य मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया गया। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपातकालीन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। आग की इस घटना के अंदर जो है वो 4 रिहायशी मकान, 3 दुकानें और 3 गौशालाएं और 3 दुकानें भी जो है वो जलकर राख हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की घटना की जांच शुरू कर दी है। आखिरकार इस पर काम किया जा रहा है कि रीजन क्या कुछ है, क्या कुछ कारणों की वजह से आग लगी है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई मकान जलकर राख हो चुके हैं। लोगों के जो यहाँ पर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो दुकानें थी वो भी जलकर राख हुई हैं और 3 गौशालाएं भी जो है वो जलकर राख हो चुकी हैं। अब क्या कुछ अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है, क्या प्रशासन द्वारा यहाँ पर कुछ मदद की गई है, तो इस पर भी अपडेट लेंगे। लेकिन यहाँ पर सुनिए वहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज तक जो कुछ भी किया था सबका सब खर के सर हो गया, तो हम क्या तकनीक लगा सकते हैं। कितना नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ है, तो क्या कह सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं रहा, अल्लाह के नाम के बिना कुछ नहीं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, कपड़ा नहीं रहा। जो कोई हमारे गले में लगे हुए थे कपड़े यही थे। ये भी एक स्वर्ण जो था ये मुझे सुबह सर्दी लगी, किसी जुमानी से दिया नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हमारे पास रहा। तो अब हमें करते हैं गवर्नमेंट से कि अल्लाह ताला बड़ी तो खुदा की जात है, उसके नीचे गवर्नमेंट है, सरकार है। सरकार हमें कुछ ऐसा कोई मदद करे जिसमें, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ क्या कहते हैं किश्तवाड़ में ऐलान किया था, ऐसे हमारे लिए भी कुछ ऐलान करे तो हम भी बच सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बसर हो सकती है, हमारे बच्चे भी बच सकते। नो फैमिली हमारी बिल्कुल खत्म, बाहर है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा, लास्ट पे जानना चाहो कुछ जानी या माली नुकसान हुआ? माली तो नुकसान बहुत सारा हुआ, जिंदगी चीज मरी कोई नहीं, जिंदगी चीज कोई नहीं मरी हमारी। माल में से इंसान बच। ये आग कम से कम 11 साढ़े 11 के बीच में नमदार हुई और लोग तो उसके बाद फायर सर्विस थोड़ा लेट पहुंची थी, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आने में लेट हुआ है। और हमने भी ड्यूटी में खुद पूरा कम से कम हमारे 6 मकान 2 मंजिला मकान जल गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3-4 गौशाला जल गए हैं, 3 दुकानें, तो बहुत ज्यादा कम से कम करोड़ों में नुकसान हुआ है। माल मेरे से होता है। लोग वहाँ पर मौजूद थे और जिनके घर जलकर राख हो चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साहिल समीन कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, बताएगा अभी की क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या इन लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है वहाँ पर? जी सिपन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दौरानी शब यहाँ हलमतपुरा कुपवाड़ा में जिस तरह से आग जो है नमदार हुई है, इसमें जो है तकरीबन 6 जो मकान है वो जलकर खाकसतर हुए। हालांकि 2-2 स्टोरी के मकान थे और साथ में जो है एक काउंटर जो है वो भी जलकर खाकसतर हुआ है, और जो 3 शॉप है वहाँ पर की 3 दुकानें थी तो वो भी जो है जलकर खाकसतर हुई है। अगर हम बात करेंगे मुकामी लोगों के साथ साथ वहाँ के फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने जो है वक्त पर कार्रवाई करके जो है इंसानी जानों के साथ साथ माल मवेशी को बचाया है, लेकिन माली नुकसान वहाँ पर जो है करोड़ों रुपए में हुआ है। तो सुबह जब हम गए तो ग्राउंड जीरो से हमने वहाँ पर लोगों से बात की है, तो उनका ये साफ तौर मानना है कि तब तक कोई नहीं था। अब जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो आईजी सुधार वो वक्त पर जो है वारदात पर पहुंची है और लोगों को जो है पूरी इमदाद जो है वो तकसीम हो रही है। अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो है वहाँ लोगों का ये मानना है कि बिजली की तरसीली लाइन जो है वहाँ पर वो ठीक तरीके से नहीं है, शायद ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है वहाँ पर नमदार हुई है। अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर जो है फायर सर्विस के साथ साथ वहाँ के जो लोकल कैंप है फौज का RR का, तो वो वहाँ पर जो है पहुंचे और इंसानी जानों के साथ साथ जो माल मवेशी है उनको बचाया गया है, लेकिन माली नुकसान वहाँ पर जो है करोड़ों रुपये हुआ है। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता साहिल समीन तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे और अधिकारी भी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन वहाँ पर लोगों को दिया है। इसी बीच सांबा के हवाले से बात करेंगे। सांबा मानसर सड़क अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। अलग अलग जगहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क का करीब 32 किलोमीटर का हिस्सा जो लंबा स्ट्रेच है वो पिछले काफी समय से खस्ता हालत में है। मरम्मत के नाम पर सरकार ने इस सड़क के गड्ढों को मिट्टी से भरने का काम किया, जो कि इस सड़क पर सफर करने वालों और इस सड़क के किनारे रहने वालों के खिलाफ जो है वो यहाँ पर जा रहा है और लोगों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत जो है वो बनती नजर आ रही है।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से खाना पूर्ति की गई है प्रशासन द्वारा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें ये साफ बयान कर रही है कि कितनी ज्यादा खाना पूर्ति एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है, क्या कुछ परेशानियां लोगों को पेश आ रही है? रोड की बात करें तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार खस्ता हालत में है। यहाँ पर सांबा से लेकर मानसर तक जो है बट्टल तक ये खड्डे सड़क में है और कहीं न कहीं आने जाने वाले जो लोग हैं, जो गाड़ी लेकर लोग गुजरते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर पर अगर देखें तो जो यहाँ पर सांबा और मानसर तक का स्ट्रेच है, यहाँ से वो लोग गुजरते हैं जो उधमपुर श्रीनगर जाते हैं और खासतौर पर जो हमारा पर्यटक स्थल मानसर है यहाँ पर जाते हैं। लेकिन सड़क की खस्ता हालत के चलते कई लोग अपना मन चेंज कर देते हैं कि हम मानसर नहीं जाएंगे। उसका कारण ही यही है कि यहाँ की जो सड़क की हालत है बच्चे बचता है। यहाँ पर 2 व्हीलर वालों को लगातार खतरा बना रहता है कि भाई वो कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए और आए दिन इसे रोड पर सड़क हादसे लगातार पेश आते हैं। लेकिन हमने इस पूरे मसले में डीसी सांबा से भी बात करने की कोशिश की है। उन्होंने भी इसको लेकर एक अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि जल्द इसको लेकर काम शुरू किया जाएगा और जो टेंडरिंग प्रोसेस है इसको लेकर कर दिया गया है। टेंडर जो वो बताया जा रहा है कि बीआरओ को दिया जाएगा, बीआरओ उसके ऊपर काम करेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर जो है यहाँ जो पैकेज वगैरह भरने का काम है ये शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना है कि कब तक लोगों ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा से अपडेट कर रहे थे। तो सांबा मानसर सड़क का जो 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो काफी ज्यादा खस्ता हालत में, लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।